जैसा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 17 नवंबर को वोटिंग थी और अब इंतजार है तो केवल और केवल मतदान की मतगणना का। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के प्रत्येक प्रत्याशी को बेसब्री से इंतजार है। इस 3 दिसंबर को लेकर लगातार प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं कि रुझान किस ओर आने वाला है, उनकी जीत होगी या हार होगी, उनकी मेहनत रंग लाएगी, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि चुनाव के दौरान हमने जो कवरेज किया है उस पर एक एनालाइज के तौर पर हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दरअसल हमने मध्य प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों में हम पहुंचे थे और वहां पर हमने अपने इलेक्शन की चुनावी यात्रा की थी, जिसमें मुख्य तौर पर हम भिंड जिले के गोहद गए थे, मेहगांव गए थे, गोरमी गए थे। इन तीनों स्पॉट पर जाके हमने लोगों से चर्चा की, वहाँ का हालचाल जाना, वहाँ के प्रत्याशियों के प्रति जनता का क्या मन है। और ठीक उसी तरह हमने ग्वालियर के विधानसभाएं, ग्वालियर विधानसभा, ग्वालियर पूर्व विधानसभा, दक्षिण और ग्रामीण में जाकर भी हमने हालचाल जाना था, समस्याएं जानी थी और साथ ही लोगों की इस बार की क्या मंशा है, किस ओर झुकाव है, हमने वो भी जाना था। तो सबसे पहले हम ग्वालियर विधानसभा के बारे में जानेंगे कि ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे, और उनके साथ ही प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस से उम्मीदवार सुनील शर्मा थे। कांग्रेस से सुनील शर्मा दूसरी बार उम्मीदवार उतारे गए थे और प्रद्युम्न सिंह तोमर भी दूसरी बार उतारे गए थे। यानी कि दोनों कहें कि दोनों ही यथावत सीटें प्रत्याशियों के तौर पर रखी गई थी। लेकिन इस बार देखना है कि कौन इस बार टक्कर देने वाला है। कुछ और प्रत्याशियों की बात करें तो अलग अलग जो पार्टी से, यानी कि आम आदमी पार्टी से भी प्रत्याशी मैदान में थे और ठीक उसी तरह बीएसपी से भी, आजाद समाज पार्टी से भी, और अन्य जो दल हैं, सामाजिक दल हैं, वो भी इस बार चुनावी मैदान में थे। ग्वालियर विधानसभा में मुख्य तौर पर इस बार प्रद्युम्न सिंह तोमर का जो सॉफ्ट नजरिया, सॉफ्ट रवैया, जो उनकी कह सकते हैं कि नाटक नौटंकियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार उनका ये एजेंडा, उनकी ये रणनीति कितना असर करने वाली है, इस बार मतगणना के दौरान पता चलेगा, जब उनके पक्ष में रुझान आते हैं। सुनील शर्मा जो हर संभव लोगों के पास मौजूद रहे, लोगों के दुख सुख, धरने, आंदोलन और तमाम समस्या उठाते हुए नजर आए, कितना इम्पैक्ट करती है उनकी ये रणनीति, उनकी कार्यशैली, ये तो मतगणना में पता चलेगा, जब वो जीत का ध्वज लहरा पाएंगे या नहीं, ये तो जनता द्वारा मतदान किया गया मतदान का रुझान बताएगा। ठीक उसी तरह अब हम आते हैं ग्वालियर की पूर्व विधानसभा। ग्वालियर की पूर्व विधानसभा जो कि पूरे ग्वालियर अंचल में चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर महल से सरोकार रखने वाली पूर्व मंत्री माया सिंह उतारी गई थी। पूर्व मंत्री रही हैं, जो कि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री थी। भाजपा से पूर्व मंत्री, जो कि वर्तमान में एक प्रत्याशी के तौर पर भाजपा ने उतारा था। ठीक उनके सामने कांग्रेस से उम्मीदवार के तौर पर सतीश अग्रवाल थे, जो कि वर्तमान स्थानीय विधायक हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था, जब हम पूर्व विधानसभा हमने कवरेज किया था, लोगों का कहना था कि मंत्री माया सिंह थोड़ी कठिन है, उनसे मिलना थोड़ा कठिन है, लेकिन सतीश अग्रवाल, उनसे मिलना बहुत सरल है। आखिर लोगों के मन में ये सवाल क्यों आए, लोग क्यों ऐसा सोच रहे थे, आखिर क्या लोगों की आइडियोलॉजी थी, ये तो लोग जानते हैं, इस पर हम कोई मंथन नहीं करेंगे। लेकिन मतगणना बड़ा ही रोचक बनने वाला है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर लेंगे। ग्रामीण दक्षिण के बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक अंकल मौजूद हैं। अंकल, क्या नाम है? नमस्ते। किशोर बाबू। कहाँ रहते हैं आप? मैं किला गेट रहता हूँ। अच्छा, हम रिकॉर्ड अपना बना रहे थे, तो ये अंकल बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। हम आपसे थोड़ा जान लेंगे, कहाँ रहते हैं? किला गेट साइड। क्या लगता है ग्वालियर विधानसभा में इस बार? पूरा बल्ला सुनील शर्मा 100% है। अच्छा, गारंटी के साथ ये रहते भी सतीश सरकार की पक्की है। तो क्या 2-3 सीट तो निकलना, कांग्रेस सरकार बनने ही जा रही है। मतलब बदलाव पूरी जनता ने बोला भाजपा से क्या ऐसी क्या नाराजगी होगी? अरे हमें मालूम है, नाराजगी होगी। महंगाई पर कोई रोक नहीं है, सिलेंडर तो हर चीज में मोड़ा कोई सुनता धुनने वाला है नहीं, किसी के पास जाओ। और क्या मुद्दे रहते हैं? मुद्दे रहे अपने, क्या बोलते हैं, महंगाई के भी हैं। गली मोहल्ले में किसी के पास मिलने जाओ, कोई नहीं है। अब बात करते हैं माया सिंह की, माया सिंह गाड़ी में हो सकती नहीं है, वो क्यों जनता से मिलेंगी साहब? मतलब थोड़ा मतलब ये रफ एंड टफ मामला भी प्रत्याशियों के प्रति। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम सतीश अग्रवाल हम गए थे किले गेट, कुछ समस्या तुरंत जाता है, माया संग मिलता है, ऐसा प्रत्याशी चाहिए हमको।
जी धन्यवाद। तो ये आपने प्रत्यक्ष उदाहरण अभी देखा, जैसा मैं बता रहा था अपने डाटा के अनुसार, अपने सर्वे के अनुसार, लेकिन अभी आपने हमने डायरेक्ट दिखाया, नो अनकट, नो एडिटिंग। आप डायरेक्ट आप सुन रहे थे कि पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक का मूड किस ओर है, पब्लिक क्या परिवर्तन लाना चाहती है, क्या बदलाव लाना चाहती है, पब्लिक खुद बयां कर रही है। अब हम बात करेंगे ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा। दक्षिण विधानसभा में इस बार मतलब भाजपा की ओर से एक दाव के रूप में मानी जा रही थी। दक्षिण विधानसभा से ही पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा उतारे गए, जो कि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रह चुके हैं, 2-3 बार के विधायक रह चुके हैं, और इस बार फिर भाजपा ने उनको बतौर प्रत्याशी के रूप में उतारा था। उनके सामने दक्षिण का बेटा, नेता नहीं, दक्षिण का बेटा यानी कि प्रवीण पाठक को उतारा था। प्रवीण पाठक भी बड़े ही जोशीले अंदाज में अपने यानी कि जमीनी स्तर के वहाँ पर पहचान रखने वाले वो नेता माने जाते हैं। लोगों के हर लोगों के उस अपने कामों के प्रति लोगों के मन में घर कर गए हैं इस कदर कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं रुक रहे थे। हमने वहाँ भी कवरेज किया, लेकिन ठीक उसी तरह नारायण सिंह कुशवाहा, उनका एक सॉफ्ट रवैया जो पिछले कार्यकाल का कहीं ना कहीं इस बार उनका उनकी जो पूरे जो चुनाव की जो रणनीति रही है उसमें कारगर साबित होती है। ये भी अब मतगणना के समय पता चलेगा। ग्रामीण विधानसभा में हम बात करें तो ग्रामीण में भारत सिंह कुशवाहा, जो कि वर्तमान में राज्य मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं, और उनके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस से साहब सिंह गुर्जर उतारे गए थे। साहब सिंह गुर्जर जो गुर्जर वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और ग्रामीण में मतलब अपना कांग्रेस पार्टी के प्रति महामंत्री के तौर पर है। लेकिन उनका भी ये देखना है कि इस बार चुनाव में किस ओर जाते हैं, किस बार पब्लिक उनको क्या देती है, रुझान अपना पब्लिक कितना उनको अपना नेता बनने के लिए इस बार संघर्ष में मानती है कि नहीं मानती है। पब्लिक जनाधार देगी। इस बार के चुनाव नतीजे बताएंगे। चुनाव नतीजे बड़े ही रोचक रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक और साथी हमारे साथ मौजूद है, साहिल जैन मौजूद है, हमारे यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं बतौर, और डिजिटल मीडिया जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत। आज मेरे साथ मेरे माझी जी जुड़े हुए हैं, और मैं भी यही बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस बार देखा गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर तो थी, लेकिन 3 तारीख की होने वाली गणना ये तय करेगी कि हकीकत में होगा क्या। ये 3 तारीख को सभी को पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं कयास तो लगाए जा रहे हैं कि ये जीतेगा या फला जीतेगा, लेकिन 3 तारीख तय करेगी कौन जीतेगा और कौन हारेगा। साहिल जी, आपने भी चुनावी परिक्रमा की है, चुनाव यात्रा पे आप भी निकले थे, आपने भी देखा होगा कि पब्लिक का रुझान किस ओर है। क्या भाजपा की जो तमाम कल्याणकारी योजना है, लाडली बहना योजना है, तमाम और भी योजना है, क्या कारगर साबित हो पा रही थी या उस समय? क्या कांग्रेस की जो लुभावनी और भी योजना है, 1500 मतलब उनको दे देना महिलाओं के हित में, या और भी गैस सिलेंडर सस्ते करेंगे, ऐसी घोषणा के दौरान में लोगों से जुड़ा, और मैंने तो डायरेक्ट जमीनी स्तर पर कार्य किया, और जमीनी स्तर पर जब मैं गया तो कई लोगों से चर्चा हुई, उन माताएं बहनों से भी चर्चा हुई जिनका ये कहना था कि अगर ये पैसे दिए जा रहे हैं तो इसका वेस्ट क्या है। क्योंकि अगर बात करें तो वहीं लोगों का एक ये भी कहना था कि पैसे जब दिए जा रहे हैं तो चुनावी साल आने की समय ही क्यों दी जा रहे हैं। क्या चुनाव से 3 महीने पहले ही लोगों को याद आती है जनता की, महिलाओं की या बहनों की या युवाओं की? जब तक चुनाव नहीं होते 4 साल तक सरकारें कहाँ सोती रहती हैं। तब का अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर लोगों का यही कहना था कि महंगाई है और लोग महंगाई से त्रस्त हैं। असल क्या है ये 3 तारीख की गणना तय करेगी, जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। एक और अहम सवाल मैं आपसे ये लूंगा, सिंधिया फैक्टर कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि 2018 में सिंधिया जी उस समय कांग्रेस में थे, सरकार बनी थी, लेकिन उपचुनाव के दौरान वो नहीं थे, सरकार गिर गई थी। आखिर क्या है, मतलब वजनदारी इस बार रहेगी क्या? मतलब भाजपा सिंधिया की वजह से मजबूत हुई है, क्या मानते हैं? देखिए, चाहे फिर वो भाजपा हो या फिर हो वो कांग्रेस, किसी नेता की वजह से मजबूत नहीं होती। मजबूत होती है वो इस देश की जनता से, क्योंकि अगर जनता साथ देगी तो वो राजा को रंक बना सकती है और रंक को राजा बना सकती है। अच्छा, एक और सवाल, मैंने आप देखा था कि आप दिमनी भी गए थे। दिमनी में क्या लगता है कि दिमनी में ऐसे भी कुछ ऐसे सवाल, ऐसे मामले निकल कर आए थे कि असंवेदनशील सेंटर बन गए थे, जहाँ पर मतदान जो सेंटर था, जहाँ वोटिंग हो रही थी, ठीक उसके पीछे एक उनका कार्यकर्ता खड़ा था, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा। आखिर ये क्या सच्चाई थी, क्या कहते हैं दिमनी के बारे में आप? तो केंद्रीय मंत्री रहे थे सामने। मैं तो यही कहूंगा कि जो तो दिमनी था, दिमनी में केंद्रीय मंत्री को उतारा गया था। कहीं ना कहीं वहाँ की जो लोकल जनता थी उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जातिगत जो गणना है उसके हिसाब से वोट बैंक ज़्यादा है,
तोमरों का, क्योंकि सबसे ज्यादा 60,000 की वोटिंग तोमरों की है। तो अगर जातिगत के हिसाब से जे देखें तो शायद कहीं ना कहीं उनकी जीत दिखती नजर आ रही है। लेकिन वहीं देखा जाए तो रविंद्र सिंह तोमर, एक और जो कैंडिडेट थे कांग्रेस से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी खड़े हुए थे और कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो फैक्टर तोमर का है। लेकिन सच्चाई ये है कि 3 तारीख की गणना बता देगी जातिगत फैक्टर चलेगा या फिर जीत होगी भाजपा की। तो निश्चित तौर पे हमने बातचीत की लोगों से, उनका कहना है कि 3 तारीख की मतगणना बता देगी कि इस बार जातिगत जनगण मतलब जातिगत फैक्टर काम करने वाला है, समाज का वोट बैंक का फैक्टर काम करने वाला है। साहिल जी, हम जाएंगे, हमारे जो साथी हैं उनसे भी हम राय लेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपनी चुनावी प्रक्रिया के दौरान क्या समझा, क्या जाना, और इस चुनाव में जो राजनीतिक दल, जो नए राजनीतिक दल खासतौर पर जो उभर के आए, उनमें आजाद समाज पार्टी, जो पूर्व की जो पार्टियां रही हैं परंपरागत, बहुजन समाज पार्टी और भी कुछ ऐसी पार्टियां बनी है, वो कितना कारगर इस बार अपनी जो पैठ बना पा रही है, अपने पैर जमा पा रही है चुनावी धरातल पर, जानेंगे। नमस्कार। धन्यवाद विवेक जी। और जैसा कि आप चुनावी मुद्दे पे जो बात चल रही है, और मैं बता दूं 17 तारीख को मतदान हो चुका है और कुछ बढ़के भी मतदान इस बार हुआ है। तो जब बढ़के मतदान होता है तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कुछ जो लहर चल रही है उस ओर भी चुनाव हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। मैं दावे से नहीं कह सकता। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस एक जो मैनिफेस्टो में अपने एक जातिगत जनगणना का मुद्दा लेके आई थी, एक बहुत अहम मुद्दा यहाँ पे माना जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, और जो कि SC ST OBC वर्ग है वो इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है। क्योंकि जातिगत जनगणना जो कि बिहार में हुई है उसको देखते हुए राहुल गांधी जी भी बड़े बड़े मंचों से ये चीज़ें बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है किसी भी प्रदेश में तो हम जातिगत जनगणना जो है वो लेके आएंगे, कराएंगे, और उससे ये निकल के आएगा कि जिसके हिस्से में जिसकी भागीदारी है उतने हिस्से में हम उसको भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, देंगे। तो इस पे भी एक जो चुनाव जो लड़ा गया एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और इसके बाद आप देख रहे हैं जो कि एक तरह की एक जो जिसको हम लॉलीपॉप भी कई लोग कहते हैं अपनी भाषा में, फ्री की रेवड़ी बांटना, उस तरीके की दोनों पार्टियों से ये चल रही है। आप देख सकते हैं जो कि BJP ने भी चुनाव के 3 महीने पहले ऐसी कई घोषणाएं की थी, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना है, कन्या योजना है, और भी अन्य जो सिलेंडर्स की है 450 रुपए में है, और भी कई ऐसी कांग्रेस ने भी 1500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया है, और सिलेंडर भी 500 रुपए में। ऐसी कई अन्य लुभानी जो योजना है वो भी वोटर्सों को लुभाने के लिए ऐसे प्रलोभन, या फिर उसको ये मान सकते हैं कि भाई अपने सत्ता बनाने के लिए ऐसी योजनाओं को निकाला जा रहा है। तो दोनों तरफ से जो हो रही है, इसमें अहम मुद्दा जातिगत जनगणना का जो मुख्य रूप से यहाँ पर देखा हो सकता है बड़ा परिवर्तन है यहाँ पे देखने को मिले। अच्छा, इस बार मतदान प्रतिशत भी बहुत मतलब घटा नहीं, बहुत बढ़ा ही है एकदम से। हाँ, इस बार एक ये भी है कि जो मतदान का प्रतिशत इस बार कुछ बढ़ा है। हम ज्यादा नहीं कह सकते इसको कि बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन कुछ बढ़ा है, 5 से 10% के बीच में लगभग वो बढ़ा है। और मैं बता दूं ग्वालियर में जो मतगणना और जो मतदान हुआ है तो कुछ ना कुछ वो बढ़ के हुआ है। अब वो किसके पक्ष में जाता है जो तो आप 3 दिसंबर को जब पेटियां खुलेंगी और क्या बाहर उसके निकल के आता है, किसके सर पे ताज होगा, ये तो जनता ही तय करेगी। एक और सीनियर व्यक्ति मौजूद है जो पार्क में यहाँ घूमने आए थे। दादाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिमोहन शर्मा है। आगे आपने पास मेलगांव का हूँ। क्या लग रहा है इस बार ग्वालियर पूर्व विधानसभा में क्या लग रहा है? विधानसभा में पूरी में आधी सीटें आएंगी। आधी। हाँ, तो वोटर का ध्यान इस बार मन क्या लगा, साइलेंट है क्या वोटर? बिल्कुल साइलेंट है, और बीजेपी से जो है कुछ नाराज भी है। नाराज भी है। हाँ, नाराजगी क्यों है? क्यों क्या वो घोषणा कर देते हैं और लेना देना बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बिल्कुल। रोजगार को लेके मतलब ऐसे कोई बच्चे ओवरेज है, कोई जो लड़के आज ओवरेज हो चुके, MA करके BA करके पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, वो बैठे हैं बेचारे, उनका कहीं हिल ही नहीं है। मतलब रोजगार का विषय बना, और ये कहीं ना कहीं जो पार्टी जो चुनावी मैदान में उतरी उसको सत्ता पक्ष पार्टी को नुकसान होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कहीं ना कहीं। नतीजे देखो, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, अपने को मालूम है, क्योंकि वो इतना आपने कैसे कह दिया बीजेपी? मालूम है, इसलिए कह दिया कि भाई उनने जो रेवड़ी बांटी है खूब। अच्छा, रेवड़ियां बांटी है वो नहीं बांटी क्या, सबको मालूम है। अच्छा। चुपचाप में भी बांटी है, लोगों को उजागर दे ही रहे हैं। अब महिलाएं बेचारी गाँव की पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, हमें तो बस 1000 रुपये मिल रहे हैं, 1200 मिल रहे हैं, 1500, हम तो दही में देंगे। अच्छा, चलिए, रेवड़ियां कारगर होती है कि होती, मतलब रेवड़ियों की मिठास
बीजेपी की ओर जाती है कि नहीं जाती, ये तो मतगणना बताएगी। जो 3 दिसंबर को डिसाइड की गई है, 3 दिसंबर को मतगणना रखी गई है। हम ग्वालियर में मौजूद थे और ग्वालियर के गांधी पार्क में हम आए थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है और ये पार्क खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है जहाँ लोग घूमने आते हैं सुबह और शाम। दिन भर यहाँ चहल पहल बनी रहती है। कुछ निर्माण कार्य भी यहाँ लगातार चलते रहते हैं और ये कुछ ऐसी लाइटिंग, विद्युत व्यवस्था और मेरे पीछे फव्वारा भी यहाँ लगा हुआ है। जो पानी का फव्वारा है शायद अभी बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक मेरे आगे यहाँ सामने थोड़ा मैं कहूँगा कि कैमरामैन को थोड़ा जूम कर लीजिए। दरअसल वहाँ जो फूलबाग का गेट है ठीक उसके नज़दीक ट्यूलिप के पौधे लगे थे। ट्यूलिप के पौधे मुरझा गए, उनको हटा दिया गया। इन पर भी काफ़ी बताया जाता है कि लाखों रुपए खर्चा किया गया था, विदेशों से लाए गए थे। और जहाँ की जलवायु ठंडी रहती है वहाँ उस इलाके में ट्यूलिप के पेड़ लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। ट्यूलिप के पेड़ पूरी तरीके से सूख चुके थे। अब वो ट्यूलिप के पौधे की जगह समाधि स्थल बन चुका है, जो अपने आप में बहुत ही रोचक है क्योंकि अधिकारियों ने जमकर उस पर भ्रष्टाचार किया या घोटाला किया क्या था। लेकिन आप देख रहे हैं कि हकीकत क्या होती है। फिलहाल मैं इस वीडियो को रोकता हूँ। आपका इस पूरी वीडियो चर्चा के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया अवश्य दें, ज़रूर दें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।